आज के इस हिस्से में हम जो एंड ऑफ खिलजी डायनासिटी यानी जब अलाउद्दीन के सक्सेसर्स दिल्ली सल्तनत में एक्सीड करते हैं, फिर कैसे पावर खिलजी डायनासिटी से निकल के पहले खुसरो खान, उसके बाद तुगलक की तरफ चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के जो आखिरी दिन थे, तो जो हमें पता चलता है कि ड्रॉपसी, कुछ कहते हैं कि उनको लिवर की बीमारी थी, तो बड़ी शदीद पेन उनको होती थी। तो उन दिनों मलिक काफूर जो नाइबे ममलिकत थे, उनके बहुत नज़दीक थे। तो एक व्यू ये भी है कि खुद मलिक काफूर यानी उनका जो स्लेव था और बड़ा क्लोज उनका एक जनरल रह चुका था, तो उसी ने उनको पॉइजन किया था, यानी जहर दिया था उनको। अब सिर्फ ये नहीं कि उनको जहर दिया गया था, बल्कि उसने अलाउद्दीन के कान भरे थे, जो उसके हायर अपेरेंट्स थे या जो बाकी वहाँ पे उमरा यानी प्रोमिनेंट नोबल्स थे उस टाइम के। तो खिज़र खान, जिसको समझा जाता था कि वो हायर अपेरेंट है, उसको पहले ही यानी रास्ते से हटाने का काम उसने किया था मलिक काफूर ने, यानी अलाउद्दीन ने उनको उनके खिलाफ उकसाया उनको। तो 4 जनवरी 1316 में अलाउद्दीन की डेथ होती है। अब ये जो खिज़र खान, शादी खान वगैरह, इनको तो पहले ही जेल में बंद किया गया था। तो करीबन जो हिस्ट्री की किताबों में आप देखोगे तो अराउंड 1 डजन यानी 1 दर्जन के करीब उनके बेटे थे अलाउद्दीन के, ग्रोन अप चिल्ड्रन। लेकिन काफूर ने क्या किया, उनका 6 साल का एक बेटा था शहाबुद्दीन उमर, उसको तख्त पे बिठाया और खुद वो यानी वहाँ सल्तनत चलाने लगा। वो जो उनका पैलेस था 1000 सुतून, वहाँ से काम एडमिनिस्ट्रेशन का चलाने लगा मलिक काफूर। और 6 साल के इस शहाबुद्दीन उमर को अब दिल्ली का सुल्तान उसने बनाया, यानी तख्त पे बिठाया उनको, और खुद एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। अब उसके बाद उसने जो लाइकली चैलेंजर्स थे, यानी एक के बाद उसने एक करके सारे जो लाइकली यानी जो उसके पावर को चैलेंज कर सकते थे, उनको रास्ते से हटाया। उसके बाद उनने जो पाइक्स थे ने, जो डिसीज्ड सुल्तान, जो अलाउद्दीन के जो बॉडी गार्ड्स थे, पाइक उनको कहा जाता है, तो जो उनके वो बॉडी गार्ड्स थे ने पाइक्स, उसने उनको एक तरह आप समझे कि वो एक सुपारी दी उनको कि आप जो एक और बेटा है उसका मुबारक खान, जिसको सीरी में वहाँ इम्प्रिजन किया गया था, खिज़र खान वगैरह को ग्वालियर में इम्प्रिजन किया गया था, तो उसको मारे। तो जब ये लोग ये पाइक आए, तो हम ये समझ क्या शायद वो जो एक अटैचमेंट थी उनकी उस सल्तनत के साथ या कुछ और वजह, तो उन्होंने अपना साइड चेंज किया और उन्होंने मुबारक खान के बदले मलिक काफूर को ही कत्ल कर डाला, और इस खान या मुबारक खिलजी को उन्होंने रिलीज किया, यानी पाइक्स ने। तो अब देखिए, मुबारक खिलजी जब बाहर आया तो अब को सुल्तान बन गए, यानी पहले से ही वहाँ पे शहाबुद्दीन उमर एक सुल्तान था, अब मुबारक खान एक और सुल्तान वहाँ पे बन गया, मुबारक खिलजी। और फिर 18 अगस्त 1316 वो अब एक्सेंट यानी उसने ये सल्तनत अपने हाथ में ली, दिल्ली का सुल्तान बन गया मुबारक खिलजी। अब उसने टाइटल लिया कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, यानी अब दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बन गया। तो धीरे धीरे करके उसने एक बड़ा वो अनप्रेसिडेंटेड मूव किया कि खलीफतुल्लाह, यानी अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर दिया, और कॉइन्स स्ट्रक की इसी नाम में कि मैं खलीफा हूँ। हालांकि हम इस पे बात कर चुके हैं कि अल्तमश को ये मंशूर इन्वेस्टर बगदाद से मिला था, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने ये डिमांड किया, लेकिन ये वो आदमी था यानी दिल्ली का सुल्तान बन गया जिसने अपने आप को कैलिफ यानी खलीफा डिक्लेयर कर दिया, मुबारक खिलजी ने, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। उसके दौर में यानी दिल्ली सल्तनत जो एक आप इस समझे बीच में यानी एक जवाल का आता है, यानी जब अथॉरिटी चाहे वो सुल्तान की थी, सल्तनत की थी, उसके अपने इंडिविजुअल एक्ट से वो बहुत ज़्यादा वो गिर गए थे, वो जो एक प्रेस्टीज ऑनर था दिल्ली सल्तनत का। एक्सपेडिशन है, उसने गुजरात का सेटलमेंट किया, इसी तरह से देवगिरी, फिर वारंगल को उसने एक एक्सपेडिशन भेजी। अब देखिए रेबेलियन यानी रिवोल्ट्स भी उसके दौर में होते हैं। एक मलिक असदुद्दीन, तो ये यागरश जो कि अलाउद्दीन का अंकल था,
जलालुद्दीन खिलजी का भाई था, तो उसने एक रिवोल्ट किया वहाँ पे। इसी तरह से एक और जो कि शाहीन जिसका नाम था, तो जब अलाउद्दीन देवगिरी चले गए तो इसने कॉइन्स इसमें अपने नाम में स्ट्रक की, शमसुद्दीन महमूद यानी दिल्ली का सुल्तान। तो ये मतलब ये जो शमसुद्दीन महमूद ये इसने मलिक असदुद्दीन ने, या आप देखिए इसमें जो ये दूसरे हैं शाहीन, ये मलिक वफाए मलिक, तो उसने टाइटल लिया था। ये हम मतलब क्लियर ये नहीं है, या कोई खिजर खान वहाँ पे 10 साल का एक बच्चा था, उसके लिए वो टाइटल लेना चाहिए, यानी उसके हक में वो रिवोल्ट करना चाहते हैं मुबारक खिलजी के खिलाफ, तो ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये रिवोल्ट्स होते हैं, एक तो मलिक असदुद्दीन का, फिर इस तरह जो शाहीन ये जो वफा था, तो एक और है मलिक यकलखी जिसने देवगिरी में रिवोल्ट किया, उसको वहां पे गवर्नर बनाया गया था। अब इसके कुछ जो जाती मतलब इसके कुछ हैबिट्स थे, यानी होमोसेक्सुअलिटी, तो उससे बहुत ज़्यादा इसकी प्रेस्टीज ने दिल्ली सल्तनत या सुल्तान की बहुत ज़्यादा गिर गई। तो वहाँ पे जो बारूदाज या बरावी जो दो ब्रदर्स थे, एक हसन और हिसामुद्दीन, तो ये सेक्सुअली उनकी तरफ इंटरैक्ट था। इसी तरह से वो सुल्तान था जिसने पब्लिकली जो फ्राइडे प्रेयर था उसने उसको छोड़ दिया। फिर जो रमज़ान के फास्ट होते हैं, यानी माह रमज़ान में जो रोज़े रखे जाते हैं, तो उसको भी इसने मतलब छोड़ दिया, वो रोज़े भी नहीं रखता था, हालांकि खिलाफत का इसने ये जो टाइटल लिया था। तो इस वजह से जो दिल्ली सल्तनत की प्रेस्टीज वो ख़त्म हो गई, सुल्तान की जो अथॉरिटी थी वो बिल्कुल एक गिर गई थी। अच्छा, इसके दौर का एक और जो काम या कारनामा आप समझे, उसने जो उस टाइम के जो सबसे प्रोमिनेंट वहाँ पे सूफी थे, शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती गियासपुरी, जो आज निज़ामुद्दीन का इलाका है, तो वहाँ पे उसने उसके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया था इसने, जो ये मुबारक खिलजी था। तो मुबारक खिलजी ने निज़ामुद्दीन औलिया से भी एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया। वो एक बड़ी डिटेल्ड बात है वो कि कहाँ किस तरह से हुआ था। अब देखिए इसके पीरियड में राइज होता है जिनको हम कहते हैं बरवारी या बरादू, तो कुछ परवार भी लिखते हैं, बरवार भी लिखते हैं, बाराव भी लिखते हैं। तो ये एक हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अच्छा, एक बरावी स्लेव था जिसका नाम था जो कैप्चर हुआ था मालवा में 1305। इसको फिर हसन नाम दिया गया था और बाद में इसको टाइटल मिला खुसरो खान। इसका भाई था जिसका नाम था हिसामुद्दीन, वो गुजरात का गवर्नर बन गया। यानी ये आप समझे कैप्चर स्लेव्स थे, हिंदूज थे, तो फिर उनको मतलब एक बड़ा प्रेस्टिजियस पोजीशन यहाँ पे मिल गई थी अलाउद्दीन के टाइम में, अलाई नोबल्स वो बन गए थे। तो हम देखते हैं कि ये जो खुसरो खान था उसको खुद मुबारक खिलजी ने परमिशन दी की थी कि जो बरावी या बरूदा कम्युनिटी यानी हिंदू कम्युनिटी एक थी, तो उससे ये अपने फॉलोअर्स एनलिस्ट करे। तो इसने मुबारक खिलजी के सामने ये कहा था कि यानी सारे लोग अपनी फौज तैयार करते हैं, सिर्फ मेरी फौज यानी फॉलोइंग नहीं है, तो इस पे उसको इजाज़त मिल गई थी। तो बाद में यही खुसरो खान, जो ये बरावी या बरोदाज थे, तो यही फिर रिबेलियन में आ गए और इन्होंने ही इस अलाई सल्तनत को ख़त्म कर दिया। तो हम देखते हैं कि इसको बरोदा पैलेस रेवोल्यूशन या इंसर्क्शन जो था ये इन्होंने स्टार्ट किया। तो एक रात इन्होंने मतलब पैलेस में ये दाखिल हो गए, तो फिर इन्होंने क्या किया कि एक एक करके इन्होंने यही काम शुरू कर दिया कि हर एक जो अलाउद्दीन खिलजी का या मुबारक खिलजी से जुड़ा हुआ शख्स है उसको कत्ल करे। हालांकि गियासुद्दीन तुगलक जो थे उनके साथ तो खुसरो ने ये कहा था कि मैं असल में इसी फैमिली का एक आदमी है जिसको मैं इन्हें एक रॉयल प्रिंस जिसको मैं यहाँ का एक सुल्तान बनाना चाहता हूँ। लेकिन हुआ यूं कि वो एक रात पैलेस में दाखिल हो गए 1320 में, तो अलाउद्दीन के जो तमाम बेटे थे यानी रॉयल प्रिंसेस थे उनको इन्होंने कत्ल किया। इसी तरह से फिर इन्होंने जो जितने भी नोबल्स थे वहाँ पे उन्होंने उनको दावत दी कि आप प्लेज करें, यानी जो खुसरो खान है उनका साथ दे, आप खुसरो खान हिंदुस्तान के सुल्तान बन जाएंगे।
अच्छा, तो इसमें पता चलता है कि एक अलाउद्दीन खिलजी यानी अलाई नोबल्स की एक बड़ी तादाद ने प्लेज किया, यानी उनके साथ उनका साथ देने के लिए वो राजी हो गए, सिवाय गयासुद्दीन तुगलक के। तो वो उस वक्त दीपालपुर वहाँ के गवर्नर थे। अब इस खुसरो खान ने खुद, यानी वो लड़ रहा था मुबारक खान के साथ, मुबारक खिलजी के साथ, उसको कत्ल किया गया। तो अब ये दिल्ली का सुल्तान बन गया। ये 1320 की बात है। तो खुद इसने, जो मुबारक खिलजी की बीवी थी उसके साथ इसने शादी की, और जो इसका भाई था उसने अलाउद्दीन खिलजी की बेटी के साथ शादी की। हमें हमारे, अच्छा, टाइटल इसने लिया नासिरुद्दीन खुसरो शाह। 1320 में ये दिल्ली का सुल्तान बन गया। हमारे साथ सामने जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इसके बारे में, वो ज़ियाउद्दीन बरनी का है। तो वो उसको पोर्ट्रे करते हैं कि एक हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट, यानी एक हिंदू रिसर्जेंस थी दिल्ली सल्तनत में, यानी दोबारा जब हिंदुओं ने उठ के दिल्ली सल्तनत ने मुसलमानों की हुकूमत को चैलेंज किया, तो वो यही खुसरो खान था। वो कहते थे खुतबा बंद हुआ था, यानी ओपनली स्ट्रीम में आइडल वर्शिप, बुत परस्ती शुरू हो गई थी, बरनी वगैरह। लेकिन साथ में हमें वो जो इस्लामी का भी अकाउंट है उससे पता चलता है कि असल मामला क्या था। हालांकि ये कन्वर्टेड एक मुस्लिम था, लेकिन जो इस पे काम हुआ है तो उससे यही पता चलता है कि ये रिवर्ट नहीं हुआ, यानी दोबारा ये हिंदू नहीं बना, और ना इसने कोई खास हिंदूज को खास कोई कंसेशन यानी रियायतें दी। अच्छा, जो इसकी सपोर्ट बेस थी वो मोस्टली यही बरोदाज या बरवी थे, ना कि पूरा जो हिंदुस्तान के हिंदूज थे वो इसके साथ खड़े नहीं हुए ताकि मुसलमानों की सल्तनत को ख़त्म करे। तो इस वजह से हिस्टोरियन इसको ये तस्लीम नहीं करते कि दैट इट वाज ए हिंदू रिएक्शन अगेंस्ट मुस्लिम रूल। ये तो एक इंडिविजुअल, एक आदमी का एफर्ट था दिल्ली सल्तनत में एक पावर हासिल करने के लिए। तो बरोदा के ये जो बरवी थे उनको छोड़ के किसी ने भी मतलब हिंदू कम्युनिटी में उनका साथ नहीं दिया। एक और बात जो इसके बारे में ये है कि इसने ये जो खुतबा था वो भी, यानी जिस तरह यहाँ पे सुल्तान खुतबा पढ़ते थे, उसने भी ऐसा ही खुतबा पढ़ा था, और टाइटल भी लिया था ये जिस तरह से अमीरुल मोमिनीन यानी कमांडर ऑफ फेथफुल, और फिर नासिरुद्दीन यानी दीन का मददगार, ये खुसरो खान ने। तो इस वजह से इसको ये नहीं मतलब ये नहीं मान सकते कि ये कोई हिंदू मुस्लिम ऐसी राइवलरी एंड कन्फ्लिक्ट था, या इससे हिंदूज अपना पावर वापस लेना चाहते थे। उस टाइम जो प्रोमिनेंट नोबल्स थे उनमें गयासुद्दीन तुगलक था, और उसका बेटा था एक बड़ा जिसका नाम था फखरुद्दीन जोना। तो उसने ही सबसे पहले ये शुरू किया कि मैं इसकी अथॉरिटी यानी खुसरो खान की अथॉरिटी को मैं चैलेंज करूं, और हम वापस यहाँ से यानी उनसे हुकूमत ले, और फिर वो मतलब तुगलक की तरफ गई। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की जो डायनास्टी है उसका खात्मा होता है, यानी कि उसके कुछ सालों बाद, ये 1316 में अलाउद्दीन की डेथ होती है। तो 4 सालों में हम देखते हैं कि पूरा जो उसका वो सिस्टम था। अच्छा, मुबारक खिलजी ने तो लोगों को कंसेशन भी थी, यानी जो अलाउद्दीन का जो पैनल कोड था उसमें रिलैक्सेशन दी वगैरह वगैरह, लेकिन ये रूल कामयाब नहीं। तो इसमें आप देखोगे कि पैलेस इंटरव्यूज यानी लगातार साजिशें हो रही थी, और मलिक काफूर ने भी ऐसा ही किया कि उसकी मतलब ये जो अलाउद्दीन था उसी की बीवी के साथ शादी की थी। तो फिर यही हुआ कि खुसरो ने इसके साथ ही जो मुबारक खिलजी, तो ओवरऑल पैलेस इंट्रिग्स और कोई सक्सेसफुल यानी पावरफुल अलाउद्दीन के खानदान में कोई रूलर नहीं उठा जो प्रेस्टीज को बहाल करे और रूल कायम रह सके। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक वो खुसरो शाह के खिलाफ उठते हैं, और फिर खुसरो शाह का खात्मा होता है, और फिर तुगलक यहाँ पे रूलर बनते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें यही हम पढ़ेंगे, ये इन दो की राइवलरी यानी खुसरो खान और गयासुद्दीन तुगलक की राइवलरी, और फिर कैसे तुगलक डायनास्टी की बुनियाद हिंदुस्तान में पड़ती है। आज इसी पे इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।